प्रेमा एक लंबे कद काठी की औरत थी और अपने पति सुदर्शन से कद में लंबी दिखाई पड़ती थी, इसलिए रिश्तेदारी में सब उसे लंबो कहकर ही बुलाते थे। प्रेमा ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना क्योंकि सुदर्शन ने कभी भी उसे इस बात का ताना नहीं मारा। प्रेमा का बेटा दीपक अपने पिता के कद काठी जैसा ही था और एक कंपनी में नौकरी करता था। प्रेमा आजकल उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। क्या बात है प्रेमा, ये फोन में इतने ध्यान से किसकी फोटो देख रही हो? अरे वो ममता जो शादियां करवाती है, उसने कुछ लड़कियों की फोटो मोबाइल पर भेजी है, पर इसमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आ रही। अच्छा, देखो देखो, वैसे दीपक की नजर में कोई लड़की हो तो एक बार पूछ लो। पापा माँ को ही ये काम करने दो ना, मेरी नजर में फिलहाल कोई लड़की नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। प्रेमा ने बहुत सी लड़कियों की फोटो देखी पर उसके मन को कोई लड़की नहीं भा रही थी। एक दिन प्रेमा मंदिर गई तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। उसने देखा एक बहुत ही भोली भाली प्यारी सी लड़की कीर्तन में भगवान कृष्ण के भजन गा रही है। प्रेमा को उस लड़की की मीठी आवाज बहुत अच्छी लगी। उस लड़की का नाम तुलसी था। तुलसी एक बौने कद की लड़की थी। तुलसी के माता पिता उसके लिए जो भी रिश्ता देखते बौना कद होने के कारण मना हो जाता। तुलसी में एक अच्छी संस्कारी बहू के सारे गुण थे। प्रेमा अब रोजाना मंदिर जाने लगी और एक दिन प्रेमा ने तुलसी की माँ मालती से शादी की बात कर ही ली। प्रेमा जी, मेरी बच्ची तुलसी बहुत सीधी सादी है। इसके छोटे कद की वजह से अगर आगे चलकर इसे कोई परेशानी हुई तो पता नहीं, मेरा मन घबरा रहा है। मालती जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुलसी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, ये मेरा वादा है। और तुलसी का दर्द मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने लंबे कद के कारण बहुत बार। खैर छोड़िए इन बातों को, बस आप मुंह मीठा करवाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आंटी जी ये चाय। आंटी नहीं, माँ कहो बेटी, आज से तुम मुझे माँ कहोगी। प्रेमा तुलसी को अपनी बहू बनाने का विचार करके घर जाती है, पर दीपक तुलसी से शादी के लिए मना कर देता है। प्रेमा उसे समझाती है कि वो भी तो लंबे कद की है, फिर वो अपनी माँ से नफरत क्यों नहीं करता। काफी समझाने बुझाने के बाद दीपक शादी के लिए हाँ कह देता है और तुलसी प्रेमा की बहू बनकर घर में आ जाती है। ये देख मोहल्ले और रिश्तेदारों के मुंह खुल जाते हैं। प्रेमा, तुम लंबे कद की थी, पर मैंने और तुम्हारे जेठ जी ने तुम्हें डरते डरते देवर जी के लिए स्वीकार किया था। वो तो देवर जी तुम्हें प्यार करने लगे थे। वो तो अच्छा है, दीपक का कद सुदर्शन जैसा निकला है और तुम्हें दीपक के लिए पूरे इंदौर में कोई लड़की नहीं मिली जो तुम इस बौनी को बहू बना लाई। अब तो हमारा आने वाला खानदान बौनों का खानदान कहलाएगा जब दीपक के बौने बच्चे पैदा होंगे। माँ मैंने कहा था ना, मेरी शादी बौनी लड़की से मत करो। सब लोग गुस्से में चले जाते हैं। दीपक भी तुलसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, लेकिन प्रेमा तुलसी को बहुत प्यार करती थी। मोहल्ले वाले कई बार उन दोनों को बौनी बहू लंबी सास कहकर बुलाते, पर वो दोनों नजरअंदाज कर देती थी। सुदर्शन भी दोनों सास बहू का प्यार देखकर खुश होता था। प्रेमा दीपक को कई बार समझाने की कोशिश करती, पर दीपक के मन में अपनी ताऊ की कही बात घर कर गई थी। तुलसी माँ बनने वाली थी और दीपक को डर था कहीं उसके बौना बच्चा पैदा हो गया तो सबके बीच हंसी का पात्र न बन जाए, इसलिए वो तुलसी के अबॉर्शन के बारे में सोचता है। आज डॉक्टर से बहाने से ही पूछ लूंगा, मुझे तुलसी का अबॉर्शन करवाकर इस बच्चे को दुनिया में आने से रोकना होगा। माँ एक काम करो, तुम आराम करो, तुलसी को मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सुनो जी, अब हमारा दीपक तुलसी की चिंता करने लगा है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। दीपक तुलसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर तुलसी का चेकअप करती है और तुलसी डॉक्टर से बातें कर रही थी। ये देखो तुलसी, तुम्हारा बच्चा, क्या तुम मॉनिटर में देख पा रही हो? जी डॉक्टर, वो मेरा बच्चा दीपक, वो देखो छोटा सा ये हमारा बच्चा है। ये 9 महीने बाद अपने मम्मी पापा की गोदी में होगा। पर तुलसी, तुम्हें इस आने वाले बच्चे के लिए अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। मैं अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार देना चाहता था। मेरा बच्चा जिसने सांस लेना अभी शुरू ही किया है, मुझे ऐसा ख्याल भी कैसे आया? अब चाहे मेरा बच्चा कैसे भी रंग रूप कद काठी का हो, पर मेरा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। मैं ऐसी घटिया सोच को अपने दिमाग से निकाल फेंकूंगा। दीपक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तुलसी के लिए अपने मन में आदर और सम्मान ले आता है। कुछ समय बाद तुलसी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसका नाम राखी रखती है। राखी 10 साल की हो चुकी है, पर वो तुलसी से भी लंबी हाइट की निकली है। उसका कद दीपक पर गया है। राखी खानदान में सबकी लाडली है। सुमन घबराई हुई थी। उसकी बचपन की वो सहेली जिसने हमेशा उसकी मदद की थी, आज अपनी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से जा रही थी। कला,
कला तू घबरा मत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं सुमन, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मैंने प्राची से तुम्हें फोन इसलिए ही करवाया है। सुमन, मेरी प्राची मेरे जाने के बाद इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। इसके लंबे कद के कारण कोई लड़का इससे शादी को हाँ नहीं कहता। पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा। कला, तेरे मेरे ऊपर बहुत एहसान है, तू चिंता मत कर। प्राची मेरे घर की बहू बनेगी। मैं अपने छोटे बेटे अजय से प्राची की शादी करवाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। पर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी कला, और देखना, हम दोनों सहेलियां मिलकर अपने बच्चों की शादी करेंगे। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आंटी जी माँ को बोलिए ना ये ऐसी बातें ना करे। माँ, आंटी जी देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही। डॉक्टर जल्दी आइए, कला कुछ बोल नहीं रही। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। आंटी जी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? किसे माँ बुलाऊंगी आंटी जी? प्राची, मेरी बच्ची चुप हो जा। देख, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। मेरे कलेजे से लग जा मेरी बिटिया, चुप हो जा। कला, मैंने तुझसे जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। सुमन अपने पति को फोन पर सारी बात बताती है और अगले दिन की ट्रेन से प्राची को लेकर मुंबई आ जाती है। माँ जी, ये आपकी चाय। ये लो प्राची, तुम भी चाय पी लो। सुमन, हमें अजय से इस बारे में बात जल्दी ही करनी होगी। किस बारे में बात कर रहे हो माँ जी? वर्षा बहू, हम अजय और प्राची की शादी के बारे में सोच रहे हैं। माँ जी, अजय भैया कभी भी प्राची के साथ शादी के लिए नहीं मानेंगे। आपने देखा है, वो हद से भी ज्यादा लंबी है। हम सबके बीच खड़ी होकर वो कितनी अजीब लगेगी। वर्षा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मेरा अजय मेरी बात को नहीं टालेगा। शाम को अजय ऑफिस से आता है तो सुमन अजय से बात करती है। माँ, ये आपने क्या कर दिया? आपने उसकी कद काठी देखी है? कितनी लंबी है वो। इतनी लंबी लड़की से शादी करूंगा, मेरी हाइट भी उससे कम लगेगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अजय, पहन ओढ़ कर प्राची बहुत सुंदर लगेगी। तू नहीं जानता, प्राची की माँ कला ने मेरी एक समय में बहुत मदद की थी। और फिर मेरे वचन का तू मान नहीं रखेगा? बड़ी मुश्किल से अजय शादी के लिए मान जाता है। अजय और प्राची की शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। उसके सभी दोस्त आए हुए थे। अजय, इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ शीतल है। चल यार, तेरे और भाभी जी के साथ एक फोटोग्राफ तो खिंचवा ही लेते हैं। माफ कीजिएगा अजय जी, ये प्राची जी कैमरे में नजर नहीं आ रही हैं। प्राची जी, आपको थोड़ा झुककर खड़ा होना पड़ेगा, या एक काम कीजिए, आप कुर्सी पर बैठ सकती हैं, तब आप नजर आ जाएंगी। अजय, मेरे दोस्त अच्छा है। अब तुझे छत पर जाना हो तो बस भाभी जी को खड़ा कर देना है, और उन पर चढ़कर सीधा छत पर पहुंच जाना भाई। सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। अजय गुस्से में अपनी माँ और पापा के पास जाता है। आपने मेरे दोस्त यारों के बीच मेरी इंसल्ट करवा दी है। प्राची की हाइट इतनी लंबी है कि सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कैमरे में भी फिट नहीं आ रही है। देवर जी, और मानिए माँ की बातों को। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी छोटी बहन मुस्कान आपको बहुत पसंद करती है। आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए, पर आपने मेरी बातों को सुना ही नहीं। इसीलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। वर्षा बहू, ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का? और अजय, प्राची तुम्हारी पत्नी है, उसका मान सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। वो देखो, स्टेज पर बेचारी अकेली खड़ी है। तुम सब यहीं रहो, मैं और तुम्हारे पापा ही स्टेज पर चले जाते हैं। सोनू, पिंकी, अपनी चाची को तंग मत करो। और भी मेहमान फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे मुझे तंग नहीं कर रहे हैं। वर्षा बहू, बच्चों को अपनी चाची के साथ एंजॉय करने दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई तो है जो मेरी बहू का मन लगा रहा है, वरना तुम सब तो स्टेज से उतरकर इधर उधर हो गए। वर्षा, ये माँ ने कैसी लड़की पसंद कर लिया अजय के लिए? जिधर देखो पार्टी में सब लोग प्राची की हाइट को लेकर ही बात कर रहे हैं। वो देखो सामने मिसेस शर्मा। ये मिश्रा जी को भी इतनी लंबी लड़की मिली थी शादी के लिए। अजय में कमी क्या थी? देखने में तो सुंदर है, पर लड़की की हाइट बहुत लंबी है। देखभाल कर लड़की पसंद करनी चाहिए। अरे अच्छा है ना, लंबी बहू लेकर आए हैं। ऊपर की अलमारी से कुछ उतारना हो तो बहू काम आ जाएगी, छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बन जाएगी। वरना हमें तो स्टूल रखकर रसोई की अलमारी से कुछ उतारना होता है। आजकल लोग अपना फायदा ही ढूंढते हैं। देखा तुमने, कितना मजाक बना रखा है इस प्राची ने हमारा। ऊपर से मेरे भाई की जिंदगी और खराब हो गई। सुनो, हम कुछ नहीं कर सकते। इस घर में माँ जी की ही चलती है। उन्हें अपनी सहेली को दिया वादा जो पूरा करना था। उन्हें देवर जी की परवाही कब थी? मेरी मुस्कान। वर्षा, अब तुम फिर शुरू मत हो जाना मुस्कान का नाम लेकर। कुल मिलाकर सास ससुर और बच्चों को छोड़कर घर में सभी को प्राची से चिढ़ थी। अजय, वर्षा, मोहित तीनों प्राची से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते थे। प्राची, मैं जानती हूँ तुम इस घर में खुश नहीं हो। अजय, वर्षा और मोहित तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, पर समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप यूँ माफी मत मांगिए। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता।
आपने तो मेरी जिंदगी को संभाल लिया। प्राची सुमन के गले लग जाती है। प्राची अपनी तरफ से सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आज स्कूल वैन वाला भैया नहीं आएगा, मैं बच्चों को लेने स्कूल जा रही हूँ। भाभी आप स्कूल जा रही हैं तो क्या मुझे ब्यूटी पार्लर तक छोड़ देंगी? मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और थोड़ा बाजार का काम था। मुंबई शहर मेरे लिए नया है तो मैं यहाँ के रास्ते अच्छे से जानती नहीं हूँ। जाते हुए टोक दिया, ठीक है आओ, मैं तुम्हें छोड़कर बच्चों को वापसी ले आऊंगी, तुम अपने आप घर वापस आ जाना। वर्षा प्राची को लेकर पहले बच्चों के पास स्कूल चली जाती है, पर वो जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचती है वहां पर भीड़ लगी हुई देखकर वो घबरा जाती है। ये भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटे बच्चे ने गलती से वॉशरूम की कुंडी लगा ली है और अब वो वॉशरूम की कुंडी नहीं खोल पा रहा है। वहां से बाहर आने का एक ही रास्ता है, खिड़की जो बालकनी की तरफ खुलती है, पर वहां भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। वर्षा जी आपका बेटा सोनू ही तो वॉशरूम में बंद हो गया है, हम सब बहुत देर से परेशान हैं। ये लीजिए पिंकी को आप पकड़िए, बहुत देर से रो रही है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है पर उन्हें आने में समय लगेगा और हमारे पास इतनी लंबी सीढ़ी नहीं है कि बच्चे को बालकनी की खिड़की से नीचे उतारा जा सके। क्या मेरा सोनू वॉशरूम में बंद हो गया है? मेरे बच्चे को कोई बचा लो, वो रो रो कर परेशान हो रहा होगा। मैम आपके स्कूल में इस वक्त जो भी सीढ़ी मौजूद है वो मुझे दे दीजिए। प्राची तुम क्या करने वाली हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब टीचर्स और पेरेंट्स प्राची को देखते रह जाते हैं। प्राची एक सीढ़ी पर चढ़कर ऊंची बालकनी में पहुंच जाती है। प्राची लंबी थी इसलिए वो ऊंचाई पर चढ़कर बालकनी तक पहुंच गई और उसने किसी तरह बालकनी की खिड़की खोलकर सोनू को सुरक्षित निकाल लिया। स्कूल का स्टाफ और पेरेंट्स प्राची की बहुत तारीफ करते हैं। प्राची जी आप सचमुच बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं आज ही अपने स्कूल के सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखूंगी और ऐसी गलती दोबारा ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वर्षा और प्राची बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर वर्षा सारी बात घर वालों को बताती है और वो प्राची से भी माफी मांगती है। प्राची मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारी लंबाई का मजाक बनाया, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे की जान बची है, मुझे माफ कर देना। भाभी प्लीज आप रोइए मत, देखिए सोनू बिल्कुल ठीक है। मोहित और अजय भी प्राची को इतना गलत बोलने के लिए शर्मिंदा थे। उस दिन के बाद से प्राची की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है।